हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, इससे पहले की 2 क्लासों के अंतर्गत हमने जाना कि हिंदी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसके अलावा विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो पद्धतियां प्रचलित हैं, ठीक है, जैसे कि वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति, इनके बारे में हमने जाना और इन पर कौन कौन से इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखे हैं वो भी दोस्तों हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, बाह्य स्रोत और अंतः साक्ष्य स्रोत। इसके अलावा कुछ प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के नाम हम लिखने वाले हैं, जिनसे क्वेश्चन आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा इतिहास लिखा है, कब लिखा है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनकी भी दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि सेकंड ग्रेड में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड में उनके अंदर से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि गारसदा तासी ने इतिहास ग्रंथ है वो कब लिखा था, ठीक है, उसमें कितने कवियों का विवरण है वो दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं दोस्तों वो पूछ लिए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी भूमिका में लिखा था, कहाँ से प्रकाशित करवाया था, ठीक है, किन किन ग्रंथों का सहारा लिया था। इस प्रकार से अंदर से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें एक भी दोस्तों क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा दोस्तों जहाँ तक आप किताब खरीद सकते हैं उन सब किताबों से दोस्तों आपको यहाँ पर बढ़िया मैटर है वो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी साथ साथ में हिंदी की दोस्तों 9 से लेकर के 12th की एनसीईआरटी बुक भी चल रही हैं, जिसके अंतर्गत कक्षा 12 की अंतराभाग 2 के गद्य पाठ के दोस्तों 10 पाठ हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। और दोस्तों जल्द ही क्वेश्चन आंसर की PDF है वो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। अब हम कल से दोस्तों हम पद्य भाग है उसकी दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं। पद्य भाग में पहला पाठ है जैसे कि जयशंकर प्रसाद का 2 गीत लगे हुए, तो उनको भी दोस्तों हम बारी बारी से समझते हुए पढ़ेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर के यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो जाकर के दोस्तों उनको ले लीजिए। और एक बात है दोस्तों, यदि उनकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है तो आप हाईएस्ट क्वालिटी पे दोस्तों क्लिक करके क्लास को देखिएगा, तब उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के कौन कौन से स्रोत होते हैं, जिनको यदि हमें कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना है तो हमें उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं से तो सहारा लेना पड़ेगा। किसी कवि के बारे में हमें जानना है, ठीक है, कौन सी उसकी रचना है, तो हमें सहारा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के 2 स्रोत माने जाते हैं। पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत है आपका, ठीक है, आप संग की संग दोस्तों लिखते चलिए। पहला स्रोत है आपका बाह्य साक्ष्य, ठीक है। बाह्य साक्ष्य क्या होता है? पहला स्रोत आपका बाह्य साक्ष्य। और दूसरा दोस्तों जो स्रोत है वो आपका हो जाएगा अंतः साक्ष्य, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो बाहर की चीज़ें हैं, हिंदी साहित्य के जो बाहर की चीज़ें हैं, यानी कि जो रचनाएं हैं, किताबें, पुस्तकें हैं, उनको छोड़ कर के दोस्तों जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपके बाह्य साक्ष्य में आ जाएंगी। जैसे कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो इस इतिहास के अंतर्गत भी दोस्तों इतिहास के जो स्रोत हैं वो भी इसी प्रकार से आते हैं कि बाह्य साक्ष्य होते हैं, ठीक है, अंतः साक्ष्य होते हैं। तो इस प्रकार के जो बाह्य साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं वो हैं दोस्तों आपके ताम्रपत्रावली, ठीक है। नंबर 2 पर आ जाएगा आपका शिलालेख। आपको पता है कि शिलालेख कैसे, कि कई जो रचनाएं हैं, आपको पता है जब हिंदी साहित्य, जब आप इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का जब आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपकी जो निगम, जैसे अशोक के शिलालेख भी थे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में जितने भी दोस्तों राजा हुए उन्होंने अपने शिलाओं पर अपने जो वंश का है, वंशावलियों का वर्णन करवाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी की जो कवि है राहुल, जो रचना है राहुल वेल,
रोड़ा कवि की दोस्तों, वो भी आपकी प्रथम शिलांकित रचना मानी जाती है गद्य पद्य की मिश्रित चंपू काव्य में। ठीक है, तो शिलालेखों से भी दोस्तों जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, तीसरी जो बात है दोस्तों वो है आपकी वंशावलियाँ। ठीक है, विभिन्न दोस्तों जो चारण हैं, आपको पता है कि पंडित पुजारी होते हैं, जब गंगा जी को जाते हैं तो वहाँ पंडित पुजारी मिलते हैं, तो उनसे भी वंशावलियों के बारे में जिक्र होता है कि भाई इन इन कवियों की परंपरा में ऐसे ऐसे ये कवि हुए हैं। ठीक है, तो वंशावलियों के भी बाह्य स्रोत है। चौथा हो जाएगा आपके जनश्रुतियाँ। आप देखेंगे जनता में भी बहुत बातें प्रचलित रहती हैं। ठीक है, आप जहाँ पर तुलसीदास हुए हैं, ठीक है, उनके गांव में जो लोग जानते हैं दोस्तों वो और कहीं नहीं जान पाएंगे। ठीक है, जिस कवि का जिस जगह पर जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, या फिर उसने जिस जगह पर अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया है, तो वहाँ पर वहाँ के लोग हैं, उनमें परंपरा से बातें हैं वो जनश्रुति के रूप में दोस्तों चली आती हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे थे, ये चमत्कार हैं, जो भी चमत्कार की बातें हैं आज आपको पता है कि जनता में विद्वान रहती हैं, तो जनश्रुतियाँ भी हिंदी साहित्य के इतिहास का बाह्य स्रोत में शामिल होती हैं। इसके अलावा आपके कहावतें। ठीक है, कहावतें कैसे, जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, तुलसीदास के बारे में बताती है। ठीक है, विभिन्न कहावतें दोस्तों आपके कि नारी की झाई पर अतंदा होत भुजंग, तो विभिन्न जो दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसे कि आपके वो रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मीरा के हैं। ठीक है, मीरा के पद हैं। तो विभिन्न कवियों की जो रचनाएं हैं, तुलसीदास की चौपाइयाँ हैं, ठीक है, भूषण के कुछ छंद हैं, तो ये इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं, जनता में जबान पर दोस्तों प्रसिद्ध होते हैं। जैसे आपके आला खंड है। ठीक है, 13 बरस लो कुकर जीवे अरु 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ऐसा तीर लगा मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए। तो जगनिक ने लिखा था, ये जनता में ऐसा विद्वान है। ठीक है, ढोला बन गए हैं, ढोला मारूरा दूहा के ढोला ऐसे प्रसिद्ध हैं। तो आपके एक और हो जाएगा दोस्तों ख्यात और वचनिका। ख्यात या वचनिका, तो ये भी दोस्तों एक लेखन का एक प्रारूप होता है। ठीक है, वचनिका या ख्यात एक पुस्तक के रूप में यदि आप किसी की ख्यात रखते हैं, जैसे मेवाड़ा, जैसे राठौड़ा की ख्यात। ठीक है, इतिहास में जब आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं तो विभिन्न ख्यातें मिलती हैं। ठीक है, वचनिका भी मिलती हैं, तो ये आपके बाह्य इतिहास के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपसे इनसे क्वेश्चन तो इतना नहीं आता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए आवश्यक है। यदि आपसे बाह्य इतिहास के कुछ स्रोत पूछे तो बाह्य इतिहास के स्रोतों में आ जाएंगे ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात, वचनिकाएँ। ठीक है, तो ये आपके बाह्य स्रोतों में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंत्य स्रोतों की, कि अंत्य साक्ष्य क्या होते हैं। अंत्य साक्ष्य होते हैं दोस्तों जिस विषय पर हम इतिहास ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित जो प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं हैं वो अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि जो प्रकाशित हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर अप्रकाशित, अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई हैं। जब से प्रेस का आविष्कार हुआ है उसके बाद की जो रचनाएं हैं तो वो तो प्रकाशित हो गई हैं, लेकिन जैसे कबीर के समय पे, चंद्रप्रदाई के समय पे, या फिर और पहले कवियों के समय पर जो आपकी रचनाएं लिखी गई थी तो वो प्रकाशित नहीं हो पाई, किसी के दरबार में रखी गई। जैसे कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जब आपकी वो लिखी थी, बिहारी सत्सई लिखी थी, तो अनेक अप्रकाशित रचनाओं का उन्होंने सहारा लिया था। ठीक है, ऐसी रचनाएं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, जयपुर के जो महाराजा हैं उनके यहाँ पर के जाकर के, उनके संग्रहालय में जाकर के, तो वहाँ पर से उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं ढूंढ करके निकाली जो बिहारी के समय में तत्कालीन जो कवि थे या लेखक थे उन्होंने बिहारी के संबंध में वो रचनाएं लिखी थी। तो उनसे उन्होंने सहारा लेकर के, उनसे उन्होंने सामग्री लेकर के, दोहों को लेकर के, सही सिस्टम क्या था तो उस प्रकार उन्होंने बिहारी रत्नाकर लिखी। ठीक है, आचार्य शुक्ल हैं अपने इतिहास ग्रंथ में दोस्तों बहुत सारे अंत्य साक्ष्य स्रोतों की रचनाओं का सहारा लिया है, और ये कई बार स्रोत है वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि भाई 84 वैष्णवन की वार्ता का सहारा किसने लिया है, इसके अलावा आपके कालिदास हजारा का सहारा किसने लिया है। ठीक है, और आपके मूल गोसाई चरित का सहारा किसने लिया है, तो भक्तमाल का सहारा। भक्तमाल दोस्तों अंत्य साक्ष्य स्रोत में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है जिसका सहारा लगभग सर्वाधिक कवियों ने लिया है। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में कि किस इतिहासकार ने कौन कौन से अंत्य साक्ष्य स्रोतों का सहारा लिया है। लेकिन सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आपको केवल जो रचना है और उसका रचनाकार कौन है ये ही आपको याद रखना है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत। तो मैं आपको लिखाता हूँ अंत्य साक्ष्य को क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अंत्य साक्ष्य होगा आपका प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं।
प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं। अब दोस्तों ताम्रपत्रावली, शिलालेख वगैरह इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अंतःस्रोत की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और वहाँ से एक क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों निश्चित रूप से ही पूछा जाता है, एक रचना का नाम देकर के कि ये किसकी रचना है या इन कवि की कौन सी रचना है। तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन है वो हमेशा ही पूछा जाए। तो उनके बारे में हम दोस्तों कुछ 10-15 रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लिख लेते हैं कि किस किस कवि ने कौन सी रचना लिखी है जो अंतः साक्ष्य के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो एक यहाँ पर दोस्तों एक नोट डाल लीजिए कि हिंदी मोतीलाल मेनारिया हुए हैं एक, ठीक है। तो उन्होंने राजस्थान में, यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य, ये क्वेश्चन कई बार आपके जो जीके का पेपर होता है उसमें भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी के पेपर में भी आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों आप हिंदी को और जीके को दोस्तों सम्मिलित करके दोस्तों पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि आपका जीके है तो वो हिंदी में नहीं पूछा जा सकता और हिंदी में है वो जीके में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो मिले जुले हुए हैं, ठीक है। पिछली बार आपका पता है कि एक अम्बेडकर वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जीके में आपका केवल अम्बेडकर का जो संविधान में योगदान है वो दे रखा है टॉपिक, ठीक है। लेकिन कई जो टीचर हैं वो अम्बेडकर के विस्तृत जीवनी पर नहीं जाते हैं, उसकी किताबें नहीं लिखाई, ठीक है। लेकिन आपके हिंदी में एक पाठ दे रखा है अम्बेडकर का और वहाँ पर उनकी सारी की सारी पुस्तकें हैं, उनके नाम लिख रखे हैं। तो हिंदी का जो बंदा होगा तो उसकी वो क्वेश्चन है दोस्तों वो करेक्ट गया होगा, ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि उसने उन रचनाओं को पढ़ा होगा, हिंदी को दोस्तों सही ढंग से अध्ययन किया होगा। तो कई बार दोस्तों ऐसे सवाल होते हैं जो आपके हिंदी से हैं, इधर का सारा उधर मिल जाता है और उधर का सारा है वो इधर मिल जाता है। तो हमें ये चीज़ है उसकी गुंजाइश हमें अपने अंदर रखनी चाहिए कि दोनों को हमें सम्मिलित करके साथ साथ करते कनेक्शन करते हुए पढ़ें। तो एक मोतीलाल मेनारिया हैं दोस्तों जिन्होंने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की है, ठीक है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य है वो किसने किया, तो वो आपके मोतीलाल मेनारिया ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों कुछ प्रमुख अंतःस्रोत जो रचनाएं हैं वो आपकी याद रखेंगे। तो सबसे पहली जो रचना है वो आ जाएगी आपकी 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 तो पहली रचना है दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता। और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, तो ये रचना है दोस्तों आपकी गोकुल नाथ की। गोकुलनाथ की, ठीक है। और इन्होंने 1625 विक्रम संवत में दोस्तों ये रचनाएं लिखी थी। 1625 विक्रम संवत, आपको याद होगा ये इनका संबंध है बल्लवाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, ठीक है। विट्ठलनाथ और तो 84 शिष्य थे वो थे आपके वल्लभाचार्य के, 252 जो शिष्य थे वो थे आपके विट्ठलनाथ के। तो उनके बारे में उन्होंने उन कवियों का जो परिचय है, उनकी रचनाएं हैं, उनके चरित्र का जो परिचय है वो गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में दिया है।
अब दूसरी रचना है दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी भक्तमाल। कुछ प्रमुख रचनाओं का ही दोस्तों आपको जो तिथि है वो आपको याद रखनी है। हर रचना की तिथि का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे भक्तमाल हुआ भाई, इसकी आप तिथि है वो याद रख लीजिए। 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, इसकी तिथि आप याद रख लीजिए। लेकिन अन्य रचनाओं का केवल रचनाकार है आपसे पूछा जाएगा। तो भक्तमाल की जो रचना है दोस्तों वो आपके की है नाभादास ने, नाभादास, ठीक है। नाभादास ये राममार्गी शाखा के कवि थे, ठीक है। तो इन्होंने भक्तमाल में अपने समय के जितने भी कवि थे, अपने से पहले के कवि थे, उनका जो परिचय है वो इन्होंने दिया है। इसका जो काल है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 1642 विक्रम संवत, यानी कि 1586 ईस्वी। अब आपकी तीसरी जो रचना है वो हो जाएगी आपके कालिदास हजारा, कालिदास हजारा। इनमें से दोस्तों आपको किसी भी रचना को देख करके या किसी भी कवि को देख करके और 4 विकल्प दे करके पूछा जा सकता है कि इस कवि की कौन सी रचना है, या कवि माला है वो किसकी रचना है, कालिदास हजारा है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो कालिदास हजारा हो गई आपकी कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी की रचना हो गई। अब चौथा आपको कौन सी याद रखनी है, कवि माला। एक मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दूं, यदि आप 2-3 बार, आप केवल 2-3 बार यदि रिवीजन आपने ध्यान से कर लिया तो आपको इन रचनाओं को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, लेकिन फिर भी जो 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये कई जगह पर आएगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप शब्द से लेकर के एक कहानी बनाइए और कहानी को उसके दूसरे जो रचनाकार है या उसका जो भी उत्तर है उसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 84 वैष्णवन की वार्ता यानी 84 वैष्णव यानी विष्णु ले लीजिए आप, ठीक है। 84 विष्णु, 252 विष्णु। तो विष्णु के अवतार कौन थे, वो थे कृष्ण। और कृष्ण का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों आपके, कृष्ण का संबंध है वो कहाँ से है, गोकुल से, ठीक है। तो गोकुल से इनका संबंध है। इनका जन्म तो मथुरा में हुआ था जेल में, लेकिन जो इनका पालन पोषण है, जो इन्होंने जीवन बिताया, अपना शुरुआत का बचपन बिताया, तो वो बिताया था गोकुल में, ठीक है। तो 84 विष्णु और 252 विष्णु है वो कहाँ पर मिलेंगे, गोकुल में मिलेंगे। तो इनके रचनाकार हो गए गोकुलनाथ। अब हम बात करेंगे दोस्तों भक्तमाल, ठीक है। तो भक्तमाल दोस्तों नावादास, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, याद वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। भक्त है, भक्त कहाँ जाता है, भगवान की भक्ति करता है तो आकाश की तरफ उसका इशारा होता है। तो नाभा यानी कि नभ, नभ माने क्या होता है, आकाश। इस प्रकार से आप अपनी तरफ से कोई भी दोस्तों जो आपको सहूलियत लगे तो कोई भी आप ट्रिक है वो बता सकते हैं। कालिदास हजारा है, याद करने की कोई भी दिक्कत नहीं है, कालिदास त्रिवेदी है, सीधी सी बात है। कवि माला, कवि माला जो रचना है दोस्तों वो है आपकी हरि राय, हरि राय। अब कवि माला, कवियों की माला, माला किसके लिए जपी जाती है, हरि के लिए, यानी कि भगवान के लिए। तो कवि माला क्या हो गई, हरि राय। कालिदास हजारा मैंने आपको लिखाई दी। इसके अलावा आपकी अगली रचना है आपकी सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक हो जाएगी आपके हरिश्चंद्र की, ठीक है। छठवीं हो जाएगी आपके कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर। तो कवित्र रत्नाकर हो गई आपके माता दीन मिश्र की, माता दीन मिश्र की। सातवां हो गया आपका काव्य निर्णय। ये दोस्तों आपके बहुत फेमस रचना है, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय हो गई आपके भिखारी दास की, भिखारी दास की। जो ऊपर की दोस्तों ये रचनाएं हैं दोस्तों, एक तो हरिश्चंद्र वाली तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कवित्र रत्नाकर है, इसको आप याद रख लीजिए, ये बहुत बार है जो ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। कवित्र रत्नाकर,
तो रत्नाकर पीछे दे देते हैं, तो उससे ये लगता है कि ये रत्नाकर जी की होगी, लेकिन कवित्र रत्नाकर है वो है आपकी माता दीन मिश्र की। ठीक है, तो जिन पर मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों वो आपकी इम्पोर्टेंट रचना है, ऊपर की सारी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सुंदरी तिलक को नहीं याद रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काव्य निर्णय है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। काव्य निर्णय, मान लीजिए कि किसी को कविता दे दी जाए और कविता का कोई निर्णय करने के लिए कहा जाए कि कोई अच्छी है या बुरी है, ठीक है, तो बताइए आप मुझको, काव्य निर्णय, कविता का निर्णय क्या कोई भिखारी कर सकता है? भिखारी कभी भी कविता का निर्णय है वो नहीं कर सकता है। तो काव्य निर्णय, ठीक है, ये हो जाएगी आपके भिखारी दास की। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अपनी हो गई 8वीं रचना, मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित। एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हर ट्रिकें चलती हैं, लेकिन हर रचना को यदि आप ट्रिक से याद करने लगे तो ट्रिकें इतनी हो जाएंगी कि आपको ट्रिक को याद करने के लिए भी फिर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, ठीक है। यदि आप कोई भी यदि ट्रिक से भी हो दोस्तों, तो ट्रिक से भी कोई भी याद चीज़ है वो एक बार में तो याद नहीं होती, उसके लिए भी ट्रिक का भी 4-5 बार रिवीजन करना पड़ता है। यदि आप 4-5 बार सीधे आप रचना और रचनाकारों का रिवीजन कर लेंगे ध्यान से, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। सुंदरी तिलक है, हरिश्चंद्र, कवित्र रत्नाकर, माता दीन मिश्र, कविदास, कविमाला है, हरिराय, भक्तमाल, नावादास, 84 वैष्णव की वार्ता है कि गोकुलनाथ। ठीक, शुरुआत में मुझे भी याद नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो अभी अभी बना करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। हर रचना को यदि आप ट्रिक से याद करने लगे तो दिक्कत हो सकती है। पहले आप वैसे याद करके रख देखिए, यदि आपको फिर वो याद नहीं हो तो फिर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मूल गोसाई चरित है वो हो गई आपकी बाबा बेनी माधव दास। बाबा बेनी माधव दास, ठीक है, बाबा मेदी माधव दास। तो जो मूल गोसाई, यानी कि जो मूल गोसाई किसे कहा जाता है? तुलसीदास को गोसाई, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, गोसाई तुलसीदास। तो गोस्वामी कौन थे? बाबा, बाबा भी कहा जाता है, बाबा तुलसीदास, ठीक है। तो मूल गोसाई चरित हो गई आपके बाबा बेनी माधव दास। अब हमारी 9वीं रचना है वो हो जाएगी भक्त नामावली। भक्त नामावली, तो ये हो जाएगी आपके ध्रुव दास की। ध्रुव दास की। भक्तों में किसका नाम आता है? ध्रुव का नाम आता है, ठीक है। आपने शुरुआत में यदि आप कक्षा 4 में यदि आपने पढ़ता हो तो ध्रुव की एक कहानी थी, ठीक है। ध्रुव है, उसकी माता उसे मतलब प्यार करती थी, लेकिन राजा ने दूसरी शादी कर ली तो उसे खेलने से इनकार कर देता है। राजा उसको गोद में नहीं उठाता है, जबकि दूसरी पत्नी के जो बच्चा है उसको ही गोद में उठाता है। तो ध्रुव इससे नाराज होकर के जंगल में चला जाता है और जंगल में कठिन तप कर करके एक भक्त है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आप ध्रुव की याद रखनी है। 10वीं आपकी हो गई भक्त नामावली, हो गई आपकी ध्रुवदास की। एक और ऐसी ही रचना है दोस्तों, एक हो गई आपके कवि नामावली। तो कवि नामावली किसकी रचना है? कवि नामावली है दोस्तों सूदन कवि की रचना। अब सूदन कवि कहाँ के हैं? ये सूदन कवि हैं दोस्तों भरतपुर के, जिन्होंने महाराजा सूरजमल के जीवन पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा है वो महाकाव्य लिखा है, ठीक है। तो ये कवि नामावली है वो सूदन कवि की रचना है। तो भक्त नामावली, भक्तों में नाम किसका आएगा? ध्रुव का आएगा। कवियों में नाम किसका आएगा? सूदन का आएगा, क्योंकि सूदन ने महाराजा सूरजमल का जो जीवन पर जो रचना लिखी है उसका नाम है आपका, यहाँ पर ही याद कर लीजिए, आपका सुजान चरित। सूरजमल का जो नाम था वो एक सुजान भी था, ठीक है। तो सुजान चरित है, इन्होंने सूरजमल पर रचना लिखी है। इसके अलावा बात हम करते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा यदि बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपके कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला, तो तीनों में दोस्तों आपका कवि आ रहा है, ठीक है। कवियों की बहुत रचनाएं हैं, कवि नामावली, कवि रत्नमाला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये यहीं पर याद रखनी है। भक्त नामावली ध्रुवदास की, कवि नामावली सूदन की, और कवि रत्नमाला हो गई आपकी मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। तो कवि रत्नमाला, कवियों में रत्न कौन है? देवी, मुंशी देवी, ठीक है।
मुंशी देवी, यानी कवि रत्नमाला, कवियों को रत्न मिलता है, इसी प्रकार से देवी से हमें प्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों हर रचना की ट्रिक बनाना बहुत ही कठिन है, तो आपको बकवास है वो आपको अपने माइंड में भरनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप एक चीज़ को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवीजन लगाएं, जब तक याद नहीं हो तब तक रिवीजन लगाते रहें। एक आध दो रचनाएं होती हैं, ठीक है, या फिर कई बार सूचियों में रचनाएं होती हैं, तो उनको दोस्तों डिटेल से, जैसे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए 1-2-4 लेखकों के लिए जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उनके लिए हम ट्रिक का यूज है वो कर सकते हैं। लेकिन हर रचना के लिए ट्रिक का यूज करना न्याय संगत दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो 11वीं हो गई आपकी रचना। 12वीं आपकी रचना हो गई दोस्तों सूक्ति सरोवर। सूक्ति सरोवर, सूक्ति सरोवर जो रचना है वो है आपके लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन, ठीक है। 13वीं हो गई आपकी सलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर है आपके लाला सीताराम की। लाला सीताराम की रचना है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे कि विद्वान मोद तरंगणी, फर्स्ट ग्रेड में कई बार ये पूछी गई है, ऑप्शनों में आती है। विद्वान मोद तरंगणी, विद्वान मोद तरंगणी है आपके सुब्बा सिंह। सुब्बा सिंह, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अगली रचना है आपकी श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि। श्रृंगार है वो कोई सरदार कवि नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। सरदार को तो वैसे ही श्रृंगार होता है, मूछें होती हैं, दाढ़ी होती है, पगड़ी होती है, ठीक है, हाथ में कटार होता है, ठीक है। तो सरदार को तो वैसे ही श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आपकी जो है अगली रचना है वो हो जाएगी आपकी विचित्र उपदेश। ये हो जाएगी आपकी कक्षेदी तिवारी। कक्षेदी तिवारी। 17वीं रचना हो जाएगी आपकी काव्य संग्रह। काव्य संग्रह, जो आप एक शब्द सुनते हैं कि भाई इसके ये काव्य संग्रह हैं, ये तो काव्य संग्रह किसने लिखी है? महेश दत्त। महेश दत्त ने। 18वीं आपकी रचना यदि हम लिखें तो आपकी 18वीं यदि रचना है तो वो हो जाएगी आपकी राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम है, ये हो जाएगी आपके कृष्णानंद व्यास। फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट के लिए तो दोस्तों ये आपको सारी रचनाएं याद ही करनी है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड वालों को है तो वो मैंने शुरुआत की जो रचनाएं लिखाई हैं, भक्तमाल हो गई आपकी, देखो ये तो हो गई आपकी, ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी भक्तमाल हो गई, कालिदास हजारा हो गई और कविमाला हो गई। इसके बाद में आपकी कवित्र रत्नाकर हो गई, काव्य निर्णय हो गई, मूल गोसाई चरित हो गई, ठीक है, भक्त नामावली हो गई, कवि नामावली हो गई, कवि रत्नमाला हो गई और आपकी सलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर हो गई, विद्वान मोद तरंगणी हो गई, ठीक है, और विचित्र उपदेश। तो ये रचनाएं सेकंड ग्रेड वालों को लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का सहारा लेकर के परवर्ती इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के अपने इतिहास ग्रंथ लिखे, जिनकी वजह से आज हमें हिंदी साहित्य के विकास, उद्भव, उसके कवि, उसकी रचनाएं
तथा उनकी प्रवृत्तियों का वर्तमान में हमें न्याय संगत जो विवेचन है वो हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आगे हमें इसी प्रकार की खोज निरंतर करते रहने के लिए हमें आज प्रेरित करता है। तो ऐसे कौन कौन से इतिहास ग्रंथ थे, जो सबसे पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उसके बाद में ऐसे ऐसे कौन से इतिहास ग्रंथ थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, एक रचना और दोस्तों जो कई बार पूछी जाती है, वैसे तो वो आ जाएगी, लेकिन जो एक रचना है वो और आप लिख लीजिए, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला, तो ये हो जाएगी आपके बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आपसे सेकंड ग्रेड में क्या छोटी छोटी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ ली जाती है। हिंदी कोविद रत्नमाला तो बाबू श्याम सुंदर दास। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों प्रमुख इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ, प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन से हैं? तो सबसे पहले किस व्यक्ति ने इतिहास ग्रंथ लिखा था? तो आप यदि पिछली क्लास में लेते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक विद्वान थे गारसादा तासी। गारसादा तासी थे। इनके बारे में जब हम गारसादा तासी का इतिहास पूरा पढ़ेंगे तब हम दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल हम ये लिख रहे हैं कि प्रथम इतिहास ग्रंथ थे। तो गारसादा तासी ने 1839 में, फिर 1847 में इसका द्वितीय संस्करण हुआ था। तो इन्होंने लिखा था दोस्तों द इस्तवार द लितलेतियोर एंदुये हिंदुस्तानी। लितलेतियोर एंदुई ए हिंदुस्तानी। एंदुये हिंदुस्तानी, तो ये इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, गारसादा तासी सबसे पहला इतिहास ग्रंथ। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य लेखन का, साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का यदि आपसे प्रथम प्रयास पूछा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और आने की संभावना बनी ही रहती है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लेखन है वो किस विद्वान ने किया था? गारसादा तासी ने। कौन सी भाषा में किया था? तो फ्रेंच भाषा में। इसके अलावा उनका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1839 में। और हिंदी साहित्य के उनके ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द लितलेतियोर एंदुये हिंदुस्तानी। अब हम चलेंगे दूसरी भाग पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है दोस्तों वो है आपके ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? पहले मैं आपको बता चुका हूँ, शिव सिंह सरोज। यदि आप दोस्तों हिंदी से यदि प्यार करने लगेंगे, यदि हिंदी को आपने रटने की कोशिश करी तो इतनी रचनाएं आएंगी, इतनी डेट्स आएंगी दोस्तों, आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उससे मोहब्बत करना सीख लीजिए। चाहे वो मोहब्बत पेपर तक ही हो, लेकिन अपने दिल में ये धारणा कर लीजिए कि वास्तव में मुझे इस विषय से प्यार है, मुझे समझ में आती है, मज़ा आता है। और बार बार दोस्तों रिवीजन करिए। यदि आप ये धारणा कर लेंगे और उसे पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किया था। लेकिन इनके बारे में ये फेमस क्यों है? इन्होंने लिखा था ये 1883 में। क्योंकि भाई साहब जो गारसादा तासी थे वो तो विदेशी विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इतिहास लिखा था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भारतीय का, इनके बारे में फेमस है, किसी भारतीय का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास, किसी भारतीय का प्रथम प्रयास, यदि आपसे पूछे कि
किसी भी भारतीय द्वारा हिंदी साहित्य का लिखा गया, किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है तो वहाँ पर प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो वो हो जाएगा आपके ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज। वहाँ पर आप गारसा दत्तासी द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं तो वो हो जाएगी शिव सिंह सेंगर। अब हम तीसरी रचना पर यदि बात करें तो तीसरा जो इतिहास लिखा था वो लिखा था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और पद्धतियों के अंतर्गत हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो गारसा दत्तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं उनके इतिहास ग्रंथों में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है तो वो है आपके वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णों के अनुसार ही इन्होंने केवल कवियों का परिचय देने का प्रयास किया था, इसीलिए इनके जो इतिहास ग्रंथ है उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, घटिया कोटि के इतिहास ग्रंथ इनको माना जाता है। लेकिन फिर भी यदि पहली बार इतिहास लेखन का किसी ने प्रयास किया तो गारसा दत्तासी ने किया, किसी भारतीय ने इतिहास लेखन का प्रयास किया तो वो था ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। यदि आपसे पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। अब सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो तो गारसा दत्तासी ने लिख दिया था, ठीक है, और किसी भारतीय ने प्रथम इतिहास लिखा था वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। लेकिन सच्चे अर्थों में क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था, जिसमें उन्होंने काल क्रम के अनुसार, ठीक है, डेटों के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार है उन्होंने कवियों का विभाजन किया था कि जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है उसको सबसे पहले स्थान दिया है, जिसका जन्म सबसे बाद में हुआ है उसको सबसे बाद में उन्होंने स्थान दिया था। इसीलिए उन्होंने एक नई पद्धति के आधार पर, ठीक है, नए प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था जो थोड़ा सा प्रमाणिक लगा था, इसीलिए इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास, हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास, तो वो था आपके गारसा दत्तासी। यदि आपसे कहा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम किसने इतिहास लिखा था, वो हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब हम चौथा जो इतिहास ग्रंथ है वो है आपके मिस्र बंधु। मिस्र बंधु इन्होंने लिखा था आपका मिस्र बंधु विरोध। मिस्र बंधु विनोद। केवल आपको इन्हीं इतिहास ग्रंथों को याद करना है, जबकि यूजीसी नेट में दोस्तों आपके बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में केवल आपसे यही 8-10 जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको ही आपको याद रखना है। तो मिस्र बंधु विनोद इन्होंने लिखा था 1913 में। अब इसके बारे में इन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिख दिया, इसके बारे में क्या कथन है? इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यदि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पूछे तो वो हो जाएगा। वैसे सेकंड ग्रेड में तो दोस्तों ये आपसे पूछा नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए, क्या पता पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका ये है जो आपकी 11वीं की 12वीं किताब में आपको चलती थी, वहाँ पर ये सारे दे रखे हुए हैं। तो परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पूछे तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1888, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यदि परंपरा की बात यदि आ जाए, परंपरा के अनुसार सबसे पहले जो साहित्य का इतिहास लिखा था तो वो लिखा था आपके मिस्र बंधुओं ने, ठीक है। तो सुखदेव बिहारी मिश्र, राम, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, तो ये 3 बंधु थे जिन्होंने मिस्र बंधु
राम श्याम सुख, तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम, ठीक है। तो इन्होंने परंपरा को आधार बना करके, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो परंपरा को आधार बना करके परंपरागत रूप में, ठीक है, अब तक जो इतिहास लिखे जा रहे थे उनके आधार पर, उनको देखते हुए तो सबसे पहले जिन्होंने अच्छा इतिहास लिखने का जो कोशिश की थी तो वो थे आपके मिश्र बंधु। इसके अलावा अब आते हैं हिंदी साहित्य के डॉन, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि आचार्य शुक्ल। इन्होंने लिख दिया भैया सीधे के सीधे हिंदी साहित्य का इतिहास, कोई फेर बदल ही नहीं किया, सीधे के सीधे लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये लिखा था इन्होंने 1929 में। इनके बारे में क्या कहा जाता है जब हम पढ़ेंगे आगे तो विस्तार से जब हम जानेंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था इन्होंने से इन ग्रंथों से इन्होंने सहारा लिया था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से प्रकाशित करवाया गया था, ठीक है, कितने कवियों का इन्होंने विवेचन किया है, किस किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या अपनी इनके इतिहास ग्रंथ की जो विशेषता हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास या प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ। यदि आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि आपसे पूछे कि सच्चे और परंपरागत दोनों को यदि आपसे मिला करके पूछे तो वो भी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि सच्चे को पूछे तो वो हो जाएंगे, सच्चे कौन हैं, ग्रियर्सन हैं, परंपरागत कौन है, मिश्र बंधु हैं, और सच्चे और परंपरागत दोनों कौन हैं तो वो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, ये डेट है आपको भली भांति याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रमाणिक इतिहास है जो इसने लिखा था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इनको प्रमाणिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो कवियों की प्रवृत्तियां थी उनका इन्होंने वर्तमान समय में विवेचन किया था, उसका वर्तमान के अनुसार है विश्लेषण किया था, लेकिन उससे पहले के ग्रंथों में इस प्रकार की हमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण है वो नहीं मिलता है। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो पहले के इतिहास ग्रंथों को केवल कवि व्रत संग्रह है, महान व्रत कवि संग्रह है, ठीक है, बड़ा व्रत कवि संग्रह है, इस प्रकार के जो नामों से हैं वो विभूषित करते हैं। लेकिन जो कवियों सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्रवृत्तियों का विवेचन है, कवियों की विशेषताओं का जो विवेचन है वो वर्तमान के अनुसार है, किसने किया था तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसीलिए इस ग्रंथ की सर्वाधिक महत्ता है वो मानी जाती है। अब हम छठवां मान लेंगे दोस्तों HP द्विवेदी। HP द्विवेदी तो आप जानते ही होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल के बाद में यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 इतिहास हैं वो लिखे थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। 3 इतिहास इन्होंने लिखे थे 1940 में, 1952 में और 1953 में। तो सबसे पहले इन्होंने जो इतिहास लिखा था वो लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका। नेट में तो दोस्तों अब की बार जो पेपर लगा था नेट में उसमें भी आया था ये, ठीक है, कि निम्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को आरोही क्रम से जमाइए, तो वहाँ पर ये था हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये लिखी थी इनका दोस्तों। नेट में तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा डेट्स हैं वो याद करनी पड़ती हैं, लेकिन जो सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है वहाँ पर आपसे डेटों से जो दिनांक हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मूल प्रवृत्तियों से और रचनाकारों से ही आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो 2-4 इतिहास ग्रंथ है उनकी आपको डेट है वो भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये लिखा था 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा था 1952-53 में। ठीक है, तो 3 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो यदि आपसे पूछे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का क्या नाम है, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास करने का एक नाम नहीं है, 3 खंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952-53। आदिकाल पर जो सर्वाधिक प्रमाणिक सामग्री है वो इन्हीं के माध्यम से मिलती है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कबीर पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है। जिस कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छोड़ दिया, मिश्र बंधुओं ने छोड़ दिया, श्याम सुंदर दास ने छोड़ दिया, ठीक है, अन्य इतिहासकारों ने उसको छोड़ दिया, बिल्कुल उसकी ना ही कोई विवेचना की, उस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो काम किया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और कबीर की जो प्रवृत्तियां हैं उनके काव्य का विश्लेषण करते हुए उसको हिंदी साहित्य में है वो वर्तमान जो प्रतिष्ठा दिलाई है, उसका जो श्रेय जाता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। अब हम बात करेंगे 7वां इतिहास ग्रंथ है, वो हो जाएगा आपके राम शंकर शुक्ल रसाल। नहीं भी याद करें तो भी चल जाएगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए कोई इतना मोशन, क्योंकि इनका 1931 से कई बार ये डेट पूछ ली जाती है। इनके भी ग्रंथ का नाम क्या है? इनके भी ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका नाम ही शुक्ल से मेल जोल खाता है, तो कई बार इसकी डेट है वो बड़ी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है भाई, तो इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो 8वां जो हम याद करेंगे दोस्तों वो है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो भी आपका नाम पूछा जाता है तो 2 से पूछा जाता है, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। इसके अलावा गारसदा तासी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम कुमार वर्मा ने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य नात्मक इतिहास, और ये लिखा था 1938। तो इसकी दोस्तों आपको डेट भी याद होनी चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए, और किसने लिखा था ये भी याद होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी मैं आपके लिए ट्रिक बता दूं कि राम कुमार वर्मा, इसमें से आप शब्द पकड़िए राम, और राम ने जब सीता को दोस्तों भेज दिया था, ठीक है, उसकी अग्नि परीक्षा ली थी, तो फिर उनकी आलोचना की गई थी। तो राम जी की क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। तो आलोचनात्मक जो शब्द आए तो उसको याद रखना है हमें, राम कुमार वर्मा। 9वां आपका याद हो जाएगा आपके गणपति चंद्र गुप्त। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, गणपति चंद्र गुप्त। इनको हम कैसे पढ़ चुके हैं? इनको हमने पढ़ा है दोस्तों गणपति यानी गणेश। गणेश जी ने सबसे पहले जब कहा गया था कि सब आप पृथ्वी का चक्कर लगाइए, सबसे पहले आएगा उसको, उसकी पूजा की जाएगी, तो गणपति ने विज्ञान को भाई साहब वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने अपने माता पिता की ही जो चक्कर है वो लगा दिया। इसी के आधार पर जो हर प्रकार की पूजा है उसमें गणपति की आरती है वो सबसे पहले गाई जाती है। तो गणपति ने विज्ञान का यूज किया, इसलिए इनका जो साहित्य इतिहास हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये आपको याद रखना है, ये लिखा था 1965 में। अब आपको याद रखना है अगला है आपका डॉक्टर नगेंद्र। 3-4 दोस्तों इतिहास हैं वो फेमस हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा था, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया था। जो 10 खंड हैं दोस्तों उनका अन्य इतिहासकारों के अनुसार है वो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया था। जैसे आदिकाल है वो किसी ने लिखा है, ठीक है, भक्ति काल है वो किसी ने लिखा है, राम मार्ग की शाखा है वो किसी ने लिखी है, तो कृष्ण मार्ग की शाखा किसी अन्य ने लिखी है।
आधुनिक काल है वो किसी ने लिखा है, पद्य पे किसी अलग ने लिखा है, गद्य पे किसी अलग ने लिखा है। तो इसके 10 भाग हैं। इसकी जो डेट है वो कई बार पूछी जाती है आपसे 73, क्योंकि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमवा लिया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र के ही दोस्तों माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दोस्तों सर्वाधिक प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में जब इतिहास लिखा था तब तक सारे के सारे इतिहास हैं वो लिख चुके थे। इसके अलावा किसी किसी कवि के बारे में किसी किसी इतिहासकार ने सर्वाधिक लिखा है, जैसे तुलसी पे रामचंद्र शुक्ल ने ज़्यादा लिखा है, विद्यापति पे डॉक्टर बच्चन सिंह ने ज़्यादा लिखा है, कबीर पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज़्यादा लिखा है। तो यदि हमें कबीर के बारे में कोई भी बात जाननी है तो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातों का सहारा लेना पड़ेगा, उन्हीं के उन्हें कथन याद करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से किसी किसी कवि पर ज़्यादा प्रमाणिक सामग्री है तो वो अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से अलग अलग मानी जाती है। तो हमें केवल यहाँ नाम याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 खंडों में 1973 में लिखा था। तो ये दोस्तों आपके कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, ठीक है, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन है वो हमेशा ही बनता है। चाहे आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, चाहे गारसा दत्तासी से बन जाए या फिर आपका रामकुमार वर्मा से बन जाए या गणपति चंद्रगुप्त से बन जाए या किसी की डेट पूछ ले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूछ ले, हिंदी साहित्य का इतिहास है किसकी भूमिका में लिखा था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ग्रियर्सन ने कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है दोस्तों। और आपके सेकंड ग्रेड में आपके क्वेश्चन जो नामकरण इतिहासकार है वो भी दे रखा है, ठीक है। पहले ही टॉपिक का सबसे पहला नाम है जो आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। तो हम अब शुक्ल ने क्या काल विभाजन किया है, क्या क्या नाम दिए हैं, और रामकुमार वर्मा ने क्या काल विभाजन किया है, क्या नाम दिए हैं, HP द्विवेदी ने क्या काल विभाजन किया है, क्या नाम दिए हैं। तो सभी इतिहासकारों के माध्यम से काल विभाजन की जो शुरुआत है, सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था, तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, क्योंकि आपको पता है कि वर्णानुक्रम पद्धति तो पहले 2 इतिहासकार गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। सबसे पहले कालानुक्रमी पद्धति को ही जो ग्रियर्सन है उनके द्वारा अपनाया गया था। तो उन्होंने पिछली बार जो 2018 के जो पेपर है उसमें दोस्तों ग्रियर्सन का काल विभाजन से क्वेश्चन आया था कि मुगल दरबार नामक काल विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो वो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों विस्तृत ढंग से ध्यान से आपको ये आपको टॉपिक है वो पढ़ना है, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन हमें स्तर के अनुसार भी पढ़ना है कि सेकंड ग्रेड यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस स्तर को लेकर के चलना है, फर्स्ट ग्रेड यदि तैयारी करते हैं तो हमें किस स्तर को लेकर चलना है। UGC नेट के लिए तो दोस्तों आपको अपार है, आप कितना भी पढ़ लीजिए वो भी दोस्तों कम है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास, हालांकि इस क्लास में हमने कम पढ़ा है दोस्तों, लेकिन समझाने पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि कोई भी बात है वो आपको मैं ढंग से समझा सकूं। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि आप हिंदी साहित्य की पूरी क्लासें 9 से लेकर के 12th का, हिंदी का सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि आगे कल की यदि हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम 4-5 जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके काल विभाजन और उनके नामकरण के बारे में और उनके इतिहास ग्रंथों के बारे में किसी किसी ने क्या बोला है और कौन कौन सी उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो दोस्तों निश्चित आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अंदर से, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ कल की नई क्लास में दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों कृपया थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।